समथिंग इन बिटवीन के 58 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बीते करीब 1.5 महीने से भी अधिक समय से जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत और चीन के बीच तनाव के बढ़ने घटने का सिलसिला जारी है। सैन्य स्तर की बातचीत के बाद LAC से दोनों देशों के बीच सेना हटाने पर सहमति की बातें सामने आ रही हैं। रूस की मध्यस्थता के अलावा बुधवार को दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव स्तर की वार्ता के रूप में पहली बार कूटनीतिक बातचीत की भी शुरुआत हुई है। हालांकि सवाल यह है कि क्या इससे वाकई LAC पर तनाव कम होगा? क्या चीन वाकई भारत से युद्ध लड़ने तक की सीमा तक जा सकता है? चीन की ओर से इस आशय के लगातार मिल रहे संकेत के बावजूद इसकी संभावना नहीं दिख रही। हां, दोनों देशों के बीच तनाव के भविष्य में भी जारी रहने के आसार अब भी बने हुए हैं। खुद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि चीन एक बार फिर से डोकलाम में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, जबकि LAC से पीछे हटने के वादे के बावजूद चीन ने अब डेप्सांग में अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। फिर सवाल उठता है कि चीन की रणनीति आखिर है क्या? वह LAC पर तनाव हासिल कर आखिर क्या हासिल करना चाहता है? इसे समझने के लिए हमें कोरोना के कहर के शुरुआती दौर से लेकर अब तक की स्थिति का बारीकी से अवलोकन करना होगा। मार्च महीने में जब कोरोना वायरस ने अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देशों में कहर बरपाना शुरू किया, तो वैश्विक स्तर पर चीन को अलग थलग करने की मुहिम शुरू हुई। इस मुहिम के तहत चीन स्थित अमेरिका सहित कई देशों की कंपनियों ने नए ठिकाने की तलाश के ठोस संकेत देने शुरू किए। भारत ने इसे खुद के लिए बेहतर अवसर देख इन कंपनियों को आकर्षित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया। याद कीजिए, अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने अपने यहां श्रम कानूनों में संशोधन की पहल की। उत्तर प्रदेश ने इन कंपनियों के अनुरूप माहौल तैयार करने के लिए एक कमेटी भी बनाई। इसी बीच केंद्र सरकार ने भारत आने वाली संभावित कंपनियों को ठिकाना देने के लिए लग्जमबर्ग से भी दोगुने आकार के लैंड पूल की खोज शुरू कर दी। इस क्रम में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में 4,61,589 हेक्टेयर क्षेत्र को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह क्षेत्र लग्जमबर्ग से करीब दोगुना था। यही वो समय था जब चीन ने अचानक LAC पर तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इस बार तनाव बढ़ाने की खास बात यह थी कि यह बेवजह था और चीनी सेना का रवैया अपेक्षा से अधिक आक्रामक था। यह ठीक ऐसे समय हुआ जब अप्रैल के अंतिम हफ्ते में US अमेरिका स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने खुलासा किया कि चीन स्थित 200 अमेरिकी कंपनियां भारत जाने की इच्छुक हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान सहित कई अन्य देशों की कंपनियों ने भी ऐसे ही संकेत दिए। जाहिर तौर पर इस स्थिति से निपटने के लिए चीन के पास एक ही विकल्प था, जिसका उसने खुलकर इस्तेमाल किया। वह विकल्प था भारत में हालात बेहतर न होने का संदेश देना। चीन को पता था कि अगर दुनिया में यह संदेश जाएगा कि भारत कभी भी युद्ध की विभीषिका झेल सकता है, तो यहां निवेश करने और यहां व्यापार करने के साथ निर्माण के लिए आने वाली कंपनियां अपनी राय बदल लेंगी। चीन ने इस रणनीति को बड़ा आकार देते हुए इसमें पाकिस्तान और नेपाल को भी शामिल कर लिया। आप देखिए, जिस दौरान LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है, ठीक उसी समय LOC पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तनाव बढ़ने का संकेत देने के लिए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद उच्चायोग में कार्यरत भारत के 2 राजनयिकों का अपहरण किया और उनको टॉर्चर किया। ठीक इसी दौरान नेपाल ने बिना किसी ठोस आधार के
भारतीय भूभाग पर दावा जताने वाला नक्शा जारी कर दिया, बांध के मरम्मत का कार्य रोक दिया और फिर इसी दौरान इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर मामले में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। निश्चित रूप से उन विदेशी निवेश और कारोबार के लिए कंपनियां किसी भी देश के वर्तमान और भविष्य के माहौल का आकलन करती हैं। आर्थिक सुरक्षा का भय इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। जाहिर तौर पर कोरोना संकट के दौरान दुनिया की ताकतवर गोलबंदी का सामना कर रहे चीन ने इसका लाभ भारत को नहीं लेने देने के लिए एलएसी पर युद्ध का माहौल पैदा कर दिया। ऐसे में युद्ध और तनाव का माहौल तब तक जारी रहेगा जब तक कि दुनिया के देशों की कंपनियां भारत में आकर व्यापार करने के फैसले पर पुनर्विचार न करें। चीन यही चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसकी नाक के नीचे ऐसे ताकतवर देश पैदा हो जो आर्थिक और सामरिक दोनों ही मोर्चे पर उसके लिए भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बने। ऐसे में एक बात साफ है, एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी युद्ध में नहीं बदलेगी। इसी तरह यह भी साफ है कि एलएसी पर तनाव फिलहाल कम नहीं होगा। अगर भारत में विदेश निवेश की संभावनाएं भविष्य में भी बरकरार रही तो यह तनाव अभी और उग्र रूप ले सकता है। अब चीन अपनी इस रणनीति में सफल हुआ है या नहीं, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। हां, देखना यह है कि चीन की इस रणनीति का जवाब देने के लिए भारत के तरकश में कौन कौन से तीर हैं। भारत की चुनौती यह है कि ऐसे समय में भी वह दुनिया का भरोसा जीते, दुनिया को संदेश दे कि तनाव के बावजूद व्यापार के लिए भारत चीन से बेहतर जगह है। जाहिर है कि यहां भारत की कूटनीति काम आएगी, ऐसी कूटनीति जिससे चीन पर जल्द तनाव खत्म करने का दबाव डाला जा सके। भारत के पास भी साउथ चाइना सी, ताइवान, कोरोना जैसे मुद्दों पर दुनिया के ताकतवर देशों के साथ मिलकर चीन को उसी के अंदाज में घेरने का विकल्प मौजूद है। मगर पूरी कोशिश यह करनी होगी कि एलएसी पर जारी तनाव के बादल जल्द से जल्द छट जाए। नमस्कार।